हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय भीम, जय संविधान। हम आपके लिए एक नई क्लास लेकर के आए हैं। ये जो सब्जेक्ट कोड रहेगा BHIS 183, ये सब्जेक्ट कोड रहेगा भारत में शिल्प बोध और परंपराएं, ट्रेडिशंस एंड परसेप्शन ऑफ क्राफ्ट इन भारत। ठीक है, स्पेशली इसके अंदर पूरा भारत लिखा हुआ है। वैसे आप चाहो तो इसे इंडिया भी लिख सकते हैं या बोल सकते हो, पर ये जो सब्जेक्ट कोड है, जब हमने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करा तो भी वहां पर ये भारत का ही नाम आया, इंडिया का नाम नहीं आया, तो हमने इसलिए भारत ही यहाँ पर मेंशन करा है। ठीक है, पर भारत हो या इंडिया, है तो हमारा मुल्क ही और हम इसी मुल्क के नागरिक हैं। तो हम अपनी ये क्लास स्टार्ट करते हैं। इस क्लास के अंदर बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कई बार पहले एग्जाम्स में आ चुके हैं और आगे भी आ सकते हैं। तो हम अपनी ये क्लास स्टार्ट करते हैं। इस क्लास के अंदर देखिए, मैं आपको पहले थोड़ा सा समझा देता हूँ, बता देता हूँ। इस क्लास के अंदर और इस कोड के अंदर हम शिल्प से जुड़ी हुई बातें करेंगे। शिल्प को हम समझेंगे कि शिल्प होता क्या है, ये हस्तशिल्प है क्या। तो पहला ही जो इसके अंदर क्वेश्चन है वो है भारतीय हस्तशिल्प और कारीगरी की मुख्य विशेषताएं क्या है। देखिए, ये जो हस्तशिल्प होता है, ये हाथों के द्वारा बनाई गई कोई भी एक ऐसी चीजों से बनाई जाती है जिसमें हाथों की कारीगरी को दर्शाया जाता है, या इसका जो मेन फोकस है वो इस तरीके की चीजें बनाने पर फोकस होता है हस्तशिल्प में, जो हमारे इस्तेमाल में भी आए और जो साज सजावट में भी हम जिन्हें दिखा सकते हैं लोगों को। यह हस्तशिल्प है क्या? भारतीय हस्तशिल्प हस्त निर्मित हैंडमेड होते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक ज्ञान, पारिवारिक प्रशिक्षण और स्थानीय संसाधनों के उपयोग के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपने हस्तशिल्प से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें देखी होंगी, चाहे आप उसमें मिट्टी के बर्तन ले लीजिए, सिले हुए बुने हुए कपड़े ले लीजिए, है ना, तो वो क्या करती है, एक तरीके से जो स्थानीय संसाधन होते हैं, जैसे अगर मान लीजिए किसी भी कोई क्षेत्र है ऐसा भारत का या किसी भी राज्य का जहां पर मान लीजिए वहां के बर्तनों की बहुत डिमांड है या वहां पर स्पेशली बर्तन ही बनते हैं, है ना। जैसे आपने राजस्थान में देखा होगा कि वहां पर क्या है, पत्थरों पर शिल्पकारी की जाती है ना, पत्थरों पर नक्काशी होती है। आगरा में भी आपने देखा होगा, उत्तर प्रदेश के अंदर। तो वहां पर ये होने की वजह क्या है, क्योंकि वहां पर उस तरीके के संसाधन अवेलेबल हैं, मतलब उस तरीके का पत्थर वहां पर निकलता है जिसपे वो कारीगरी की जा सकती हो। ये कलात्मक और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक होते हैं। ये तरीके से विरासत से चलते हैं कि भाई अभी देखिए, जो इन इन इस तरीके के कामों से जुड़े हुए लोग हैं जो हस्तशिल्प करते हैं, वो उनके मतलब के उनके पूर्वजों से वो समय वो काम चल रहा है, वो जो वर्क है, वो जो हस्तशिल्प है, वो उनके पूर्वजों से ही कंटिन्यू चल रहा है और अब उनके जो वंशज है वो भी वही काम कर रहे हैं, है ना। तो ये जो भारतीय हस्तशिल्प है, इसकी क्या विशेषताएं हैं कि भारतीय हस्तशिल्प हस्त निर्मित हैंडमेड होते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक ज्ञान, मतलब मुंह के बताए हुए ज्ञान के माध्यम से पारिवारिक प्रशिक्षण, जो परिवार में प्रशिक्षण उनको मिलता है, और स्थानीय संसाधनों के उपयोग के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। जो भी स्थानीय समाज में जो भी उन्हें सामान मिलता है, जो भी चीजें मिलती हैं, उसको बनाने के लिए, उसको तैयार करने के लिए वो स्थानीय संसाधनों से वो पूरा करते हैं, और ये कलात्मक और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक होते हैं। आगे चलते हैं अब हम। अगला जो क्वेश्चन है, शिल्प में उत्पादन और उपभोग प्रतिमान, प्रोडक्शन एंड कंजप्शन पैटर्न पर टिप्पणी लिखिए। शिल्प उत्पादन और उपभोग एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। कारीगर स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री का उपयोग करके वस्तुओं का निर्माण करते हैं और स्थानीय उपभोक्ता इनका उपयोग करते हैं। ये प्रतिमान आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था की नींव है। आपने देखा होगा कुछ जगहों पर, वहां पर जो लोग जिस भी चीज का एक तरीके से प्रोडक्शन कर रहे हैं हाथ की कारीगरी से, उस क्षेत्र के अंदर उस चीज का चलन होता ही होता है। वो कहीं ना कहीं उपभोग की जा रही होती है लोगों के द्वारा। लोग उसका इस्तेमाल करते ही करते हैं, चाहे वो अपनी डेली की रिक्वायरमेंट्स में कर रहे हो, या फिर वो एक तरीके से उसको साज सजावट के लिए भी रख सकते हैं कि घर में अच्छा लगता है इस तरीके की कोई चीज। जैसे आपने देखा होगा कि मान लीजिए मिट्टी के बर्तन बनाते हैं लोग, है ना, तो क्या है, उसका एक तरीके से यूज भी, हम खाना भी खा सकते हैं उसके अंदर, और वो एक डेकोरेशन टाइप भी अच्छे लगते हैं। अगले प्रश्न की तरफ अब हम चलते हैं। अगला जो प्रश्न है, जयपुर ब्लू पोट्री की मुख्य विशेषताएं बताएं। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसको स्टार कर रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन दिसंबर 2025 के एग्जाम में भी आया था। जयपुर ब्लू पोट्री क्या है, एक तरीके से ये तरीके का, पहले इसका ना एक मिश्रण बनाया जाता है, ठीक है, उसमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं
और फिर उस चीज़ को वो जो मिश्रण होता है उसको एक आकार दिया जाता है, बर्तनों का आकार दिया जाता है और फिर उस पे नीली और हरी नक्काशी की जाती है ना? कलर से उसको एक तरीके से बनाया जाता है। कलर उस पे कलर का एक पैटर्न बनाया जाता है, कलर से डिज़ाइन बनाए जाते हैं। हम समझ लेते हैं, जयपुर ग्लू पोट्री राजस्थान की एक प्रसिद्ध हस्तशिल्प कला है। हाथ से बनाई जाती है, हैंडमेड है। कोई इसके लिए फैक्ट्रीज़ नहीं है, कोई मशीनरी नहीं है। ये सामान्य मिट्टी से नहीं बल्कि क्वार्ट्ज पाउडर, कांच, मुल्तानी मिट्टी और प्राकृतिक रंगों से बनाई जाती है। अधिकतर जो हम बर्तन देखते हैं वो क्या होते हैं, सामान्य मिट्टी से बनते हैं, चिकनी मिट्टी, क्ले से बनते हैं वो। पर इसके अंदर क्या है एक तो क्वार्ट्ज पाउडर मिलाया जाता है, पिसा हुआ कांच होता है, मुल्तानी मिट्टी होती है और प्राकृतिक रंगों से ये बनाई जाती है। जब ये इसका बर्तन का आकार ले लिया जाता है तो इस पे प्राकृतिक रंगों से नक्काशी की जाती है। एक तरीके से पेंटिंग की जाती है, नक्काशी शायद मैं गलत बोल रहा हूँ। एक तरीके से इसके ऊपर कलर से पेंट किया जाता है, ठीक है? उसमें वो अलग-अलग एक तरीके से पैटर्न बनाते हैं, अलग-अलग डिज़ाइन बनाते हैं। फूल पत्तियों के डिज़ाइन हो सकता है। इसमें कोबाल्ट ऑक्साइड के प्रयोग से गहरा नीला रंग उभर कर आता है। इसमें क्या होता है, जो कलर बनाए जाते हैं इसमें कोबाल्ट ऑक्साइड का प्रयोग होता है कलरों के अंदर। तो उससे क्या होता है, वो रंग उभर कर आके आते हैं। हरे और नीले कलर की ये एक तरीके से बनाई जाती है, इसके ऊपर कलाकारी की जाती है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं, पारंपरिक शिल्पों के पतन के क्या कारण हैं? जो पारंपरिक शिल्प हैं उनके पतन के कारण क्या हैं? ब्रिटिश काल के दौरान मशीनी और औद्योगिकृत वस्तुओं के सस्ते आयात ने पारंपरिक कारीगरों को बहुत नुकसान पहुंचाया। औद्योगिकरण, कच्चे माल की कमी और कारीगरों को उचित मूल्य ना मिलने के कारण पारंपरिक शिल्पों का पतन हुआ। आपने देखा होगा बचपन में अपने के उस समय भी काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से हस्तशिल्प कलाकारी चल रही थी। अगर मैं अपने क्षेत्र की बात करूँ तो हमारे क्षेत्र के अंदर बहुत सारे ऐसे मतलब के मज़दूर थे जो क्या करते थे, हाथ की कढ़ाई करते थे कपड़े के ऊपर और वो हाथ की कढ़ाई से बने हुए कपड़े पहने जाते थे। उसमें डिज़ाइनिंग की जाती थी कपड़े के ऊपर हाथ की कढ़ाई से, जिसे हैंडीक्राफ्ट बोला जाता था। बट अब क्या है कि मशीनों ने उस काम को भी छीन लिया है। मशीनें ही वो काम कर रही हैं जो पहले लोग हाथ से करते थे, हैंड एम्ब्रॉयडरी करते थे, हाथ से कढ़ाई का काम करते थे। अब उसको क्या है, मशीनों ने वो काम भी छीन लिया। अब मशीनों से कढ़ाई की जा रही है। तो ये मेरे पास एक एग्जांपल है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं अब हम। शिल्प विपणन, क्राफ्ट मार्केटिंग से आप क्या समझते हैं? शिल्प विपणन का अर्थ हस्तशिल्प उत्पादों को बाजार में बेचना और बढ़ावा देना। इसमें कारीगरों को उचित मूल्य दिलाना, प्रदर्शनियों का आयोजन और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से शिल्प को वैश्विक स्तर तक पहुंचाना शामिल है। ये बहुत सारी तरीके की एक्टिविटीज चल रही है जिससे क्या हो रहा है, क्राफ्ट मार्केटिंग की जा रही है कि भाई ये जो हाथ से बने हुई ये जो शिल्प कला है, ये जो हाथ से एक आर्टिस्ट के तौर पर ये जो जितने भी दस्तकारी करने वाले लोग हैं या ये जो जितने भी लोग हैं जो हस्तशिल्प कर रहे हैं, उनको क्या है एक तरीके से उनको बढ़ावा मिले, दोबारा इस तरीके के काम करने की उनके अंदर रुचि आए। इसके लिए ये सारे एक तरीके से सारे ये काम किए जा रहे हैं, ये सारे मेथड यूज़ किए जा रहे हैं, जिससे हस्तशिल्प में बढ़ोतरी हो। अगले प्रश्न को देख लेते हैं, भारत में शिल्प परंपरा के संरक्षण में नंदलाल बोस की भूमिका पर प्रकाश डालिए। भारत में हस्तशिल्प परंपरा के संरक्षण के लिए इन्होंने संरक्षण करने में नंदलाल बोस ने अपनी भूमिका निभाई है। संरक्षण मतलब इसको बचाने के लिए कि भाई ये हस्तशिल्प कला खत्म ना हो भारत के अंदर, उसके लिए कार्य करें नंदलाल बोस ने। नंदलाल बोस भारत के महान कलाकार और शिल्पकार थे। उन्होंने भारतीय शिल्प, लोक कला और अजंता एलोरा की चित्रकला से प्रेरणा लेकर भारतीय कला को पुनर्जीवित करने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई। उन्होंने क्या करा कि जो भी हस्तशिल्पकारी है इसको मतलब के नंदलाल बोस ने इसको दोबारा पुनर्जीवित करने के लिए बहुत अहम योगदान दिए हैं अपनी तरफ से। तो हमारे पास एक ये एग्जाम्पल है इनका नंदलाल बोस का कि कुछ लोग जैसे उद्योगीकरण बढ़ रहा है, कुछ लोग इस काम को खत्म करना चाह रहे हैं, हस्तशिल्प को मिटाना चाह रहे हैं, पर कुछ लोग इसके लिए आवाज भी उठा रहे हैं और उनको मालूम है कि हस्तशिल्पकारी भी बहुत बड़ा रोजगार था उन लोगों के लिए जो इतने समझदार नहीं है, इतने मतलब के पढ़े लिखे एजुकेटेड नहीं है कि वो मशीनों द्वारा काम कर पाए, तो वो हस्तशिल्प से जुड़े हुए हैं। तो हमें ये चीज भी देखनी चाहिए। अगले प्रश्न पे देख लेते हैं हम, मौखिक ज्ञान परंपरा ओरल ट्रेडिशन हस्तशिल्प के विकास में कैसे सहायक है? देखिए, मुंह से बोला हुआ ज्ञान जो है, जो मुंह से कही हुई बातें हैं, वो हस्तशिल्प में किस तरह इसको बढ़ावा देते हैं, इसके विकास को कैसे आगे करती हैं, वो हमें समझना है। हस्तशिल्प कौशल आमतौर पर किसी लिखित किताब या स्कूल में नहीं
बल्कि मौखिक और व्यवहारिक रूप से सिखाया जाता है। देखिए, ये जो हस्तशिल्प है ना, इसके लिए कोई इंस्टीट्यूट तो है नहीं, या इसके लिए कोई मतलब के कॉलेजेस बने हुए हैं ना। ये तो हस्तशिल्प कार्य है, इसके लिए क्या है, एक मौखिक रूप से सिखाया जाने वाला काम है ये, और व्यवहारिक रूप से सिखाया जाता है। मान लीजिए मैं कोई हस्तशिल्प कार्य करता हूँ, मान लीजिए मैं एक एक कहूँ मैं चलिए मैं बुनाई का काम करता हूँ या कढ़ाई का काम करता हूँ कपड़ों की। अब अगर कोई मेरे से वो सीखना चाह रहा है, तो मैं उसके लिए उसको कोई कॉपी पेन थोड़ी ना दूँगा उसके हाथ में कि आप लिखना स्टार्ट करो। वो तो सिर्फ़ जैसे मैं कर रहा हूँ, उसको देख-देख करके ही वो आगे बढ़ेगा। अगर वहाँ पर कुछ उसके काम में कमी है, तो मैं उसको मौखिक ज्ञान के रूप में ही बता पाऊँगा कि आप ऐसे नहीं, ऐसे करिए इसको, इसको इस तरीके से करा जाता है ना? तो वो मौखिक ज्ञान लें। इसमें देखिए लिखा हुआ है, गुरु अपने अनुभव, तकनीक और कला के रहस्य अपने शिष्यों और बच्चों को बोलकर और करके सिखाते हैं, जिसे मौखिक ज्ञान परंपरा कहा जाता है। यानी कि मुँह से दिया हुआ जो ज्ञान है, मौखिक ज्ञान मतलब मुँह से बताया हुआ जो ज्ञान है, उस उससे ही हस्तशिल्प कला का विकास कैसे किया जा सकता है, वो समझाने वाली बात है। ठीक है? मैं कैसे सहायक है, जैसे क्वेश्चन में लिखा है, हस्तशिल्प में के विकास में कैसे सहायक है मौखिक ज्ञान परंपरा? तो ये मौखिक ज्ञान परंपरा ही है जो हम मुँह से बता कर के सारा काम करवा लेते हैं, जो इंसान को हम कॉपी पेन दे करके नहीं लिखवा सकते, ना ही बता सकते हैं। तो ये हमने कुछ इसके महत्वपूर्ण प्रश्न करे हैं। आप इन प्रश्नों को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर लीजिएगा, बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, पेज को सब्सक्राइब, फॉलो कर दीजिए, ताकि आपको फ्यूचर के वीडियोज़ भी मिल सकें। थैंक यू सो मच।